हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी बोल सकते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? किसी की भी अगर हमने संभावना फाइंड करनी है तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे हमने एक कॉइन टॉस किया, कॉइन में टोटल आउटकम्स क्या हो सकती हैं मेरे पास? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यही मेरे पास टू पॉसिबिलिटीज़ है। तो जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी। टोटल क्या हो जाएंगी? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब मान लो कि हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी हेड आने की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड आने की। तो हेड आने के लिए फेवरेबल केस कौन सा है? ये वाला है, एक ही है, तो 1। क्या है प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल क्या है? हमने फाइंड करनी है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड के लिए यहाँ पे सिर्फ यही है आउटकम मेरे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 2 है। या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं टेल की निकालूँ प्रोबेबिलिटी तो वो क्या हो जाएगी? 1/2 ही हो जाएगी। सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट आता है मेरे पास कि अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो या फिर 2 इवेंट्स एक्सक्लूसिव हो तो क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट है कि अगर 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं कि अगर कोई इवेंट 2 इवेंट्स हो रहे हैं मेरे पास, ए इवेंट है, बी इवेंट है। अगर ए इवेंट का, ठीक है, बी से कोई लिंक नहीं है या फिर ए इवेंट बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये 2 इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें ग्रीन बॉल्स हैं। एक बॉक्स बी है जिसमें क्या है? रेड बॉल्स हैं। अगर मैंने बॉल्स निकाली, इसमें से एक बॉल निकाली, इसमें से एक बॉल निकाली, तो जब मैं ग्रीन बॉल निकाल रही थी उसका तो कोई लिंक नहीं है रेड बॉल से, ठीक है। या फिर जब मैं रेड बॉल निकाल रही थी तो इसका तो नहीं लिंक था ग्रीन बॉल से, ठीक है, बॉक्स ए से। तो याद रखना है कि जब भी 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इसको हम और भी बोल सकते हैं, इसको हम एंड भी बोल सकते हैं। तो ए और बी किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए ये 0 हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए तो मेरे पास सिर्फ ये पोर्शन बचेगा, ठीक है। याद रखना है जब भी आपके पास 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट है अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट मीन्स एक मैंने कॉइन को टॉस किया, एक मैंने डाइस को रोल किया, तो ये इवेंट्स क्या हैं?
कॉइन टॉस करना या फिर डाइस रोल करना, ये क्या है, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो उसके लिए याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है वो किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए बी का, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक चीज़ याद रख सकते हो, अगर आपको ये याद नहीं रहता कि जब भी यहाँ पे एंड होगा हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, अगर एंड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है, उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। जब भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए एंड बी की, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। जब भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए और बी की, तो यहाँ पे प्लस होगा। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए एंड बी की, वो किसके इक्वल होगी, दोनों का प्रोडक्ट होगा। जब भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए और बी की, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये याद रखना है कि जब 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो क्या होगा, अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी में आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि जब 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो क्या होगा, जब 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा, जब एंड आ रहा है तो क्या होगा, और जब और आ रहा है तब क्या होगा। ये जनरल एप्टीट्यूड में इस पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। नेक्स्ट है कि हम करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी में मोस्टली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज़ होते हैं। तो हमने कब परमुटेशन यूज़ करना है और कब कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, इसका ध्यान रखना है। तो याद रखना है आपको हमारे पास परमुटेशन होता है, परमुटेशन को हम लिखते हैं NPR। तो ये किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होता है, n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, परमुटेशन होता है NPR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होता है, NCR, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो हमने प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन कब यूज़ करना है और परमुटेशन कब यूज़ करना है, जब आपके पास ऑर्डर मैटर ना कर रहा हो तब आप कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे, जब आपके पास ऑर्डर मैटर करे, ठीक है, आप तब परमुटेशन यूज़ करोगे। जैसे हमारे पास है एक बॉक्स A है, एक बॉक्स B है, यहाँ पे मेरे पास रेड बॉल्स हैं, यहाँ पे क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं। तो अगर मैं देखूं, मैंने इसमें 5 बॉल्स रखी हैं, इसमें 6 बॉल्स रखी है। तो अगर मैंने यहाँ पे बॉल निकालनी है, ठीक है, एक बॉल, एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या इसमें से 2 ब्लैक बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो मैंने सिर्फ ये बोला कि यहाँ से एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यहाँ से बोला कि 2 ब्लैक बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैंने ये तो नहीं बोला कि 5 बॉल्स हैं कि यही वाली मुझे चाहिए। ठीक है, कोई भी आ सकती है बट रेड आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। मैंने ये नहीं बोला कि कौन सी बॉल निकालनी है, ठीक है, क्योंकि सारी ही रेड बॉल्स हैं और वो सारी क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो जब भी ऑर्डर मैटर ना कर रहा हो तो अब आप क्या यूज़ करोगे, कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे नंबर ऑफ़ वेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 5C1। 5 बॉल में से मैंने एक रेड बॉल निकाली है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेज क्या हो जाएंगे, 5C1। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6C2। यहाँ पे आप
परमुटेशन नहीं लगा सकते। याद रखना है, जब भी ऑर्डर मैटर ना कर रहा हो तब आप क्या यूज़ करोगे, कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे। नेक्स्ट है कि आप परमुटेशन कब यूज़ करोगे, जब आपके पास ऑर्डर मैटर कर रहा हो तब आप क्या यूज़ करोगे, परमुटेशन यूज़ करोगे। तो जैसे कि जैसे ये वर्ड है, इसमें से हमने फाइंड करनी है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर मैं मान लूँ कि ये 4 वर्ड्स हैं मेरे पास, 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स का यूज़ करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। एक मैंने कंडीशन दे दी कि फर्स्ट पे एन ही आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एन ही आना चाहिए, ठीक है। और या फिर बोल दूँ कि लास्ट पोजीशन पे ए ही आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। तब आप क्या यूज़ करोगे, परमुटेशन यूज़ करोगे, ठीक है। अगर मैं बोल देती कि इन 4 लेटर से आपको क्या बनाना है, कितने वर्ड्स बना सकते हैं, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि फर्स्ट पे ये आना चाहिए, सेकंड पे ये आना चाहिए, तब आप क्या यूज़ करते, कॉम्बिनेशन। बट अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ठीक है, अगर मैंने कंडीशन लगा दी कि फर्स्ट पे एन आना चाहिए या फिर लास्ट पे ए आना चाहिए, तो आप क्या यूज़ करोगे, परमुटेशन, क्योंकि यहाँ पे अब ऑर्डर मैटर करेगा। तो याद रखना है कि जब भी कॉम्बिनेशन कब यूज़ करना है, जब ऑर्डर मैटर ना कर रहा हो। सिर्फ आपको टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे, कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कब यूज़ करोगे, जब आपको नंबर ऑफ वेज निकालने हो और ऑर्डर मैटर कर रहा हो, तब आप परमुटेशन यूज़ करोगे। तो ये ध्यान रखना है, परमुटेशन कब यूज़ करना है और कॉम्बिनेशन कब यूज़ करना है। नेक्स्ट हम इसकी ही एक एग्जांपल करते हैं। एक मेरे पास ट्रायंगल है, इज़ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 पॉइंट्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। तो हेक्सागोन क्या होता है, यही होता है जिसकी क्या हो, 6 साइड्स हों। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल विल बी इक्वलेटर। अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, या फिर इनको भी ज्वाइन कर सकती हूँ, इनको भी ज्वाइन कर सकती हूँ, ये बन गया, ठीक है, या फिर इनको भी ज्वाइन कर सकती हूँ, इनको भी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी ट्रायंगल्स बन जाएंगी। तो मेरे पास टोटल कितनी ट्रायंगल्स बनेगी, हमें पता है कि 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं और मैं किसी भी 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना सकती हूँ। तो मैं ये 3 पॉइंट्स भी ले सकती हूँ, ये 3 पॉइंट्स भी ले सकती हूँ, ये 3 पॉइंट्स भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, मैं कोई भी 3 पॉइंट ले सकती हूँ। तो यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी, वो फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी, टोटल कितने पॉइंट हैं, 6। एक ट्रायंगल किससे बनती है, 3 पॉइंट्स के, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास, 6c3। तो इसे सॉल्व करके क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। वही होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो ये मेरे पास क्या बन गई, 20। तो ये आ गया मेरे पास 20। तो इन 6 पॉइंट्स से किसी भी 3 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मेरे पास कितनी ट्रायंगल्स पॉसिबल है, 20। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है
फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कितनी होंगी। अब यहाँ पे देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसका एंगल, तीनों एंगल क्या हो, 60 हो और तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल यही दिख रही है, एक तो ये है, ठीक है, एक क्या है, ये है, एक ये वाली ट्रायंगल है, एक ये वाली है। अगर मैं इनको देखूं, ये तो इक्विलेटर नहीं है, ठीक है, तो एंगल क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, तीनों एंगल 60 होने चाहिए, तब वो बनेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्रायंगल्स बन रही हैं जो क्या है, इक्विलेटरल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 2 ही हैं, मेरे पास 2 ही ट्रायंगल्स क्या हैं, इक्विलेटरल हैं, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगी, टोटल आउटकम मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी पॉसिबल है, यहाँ पे कितनी पॉसिबल है, 20। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/10। नेक्स्ट करते हैं इसकी ही प्रॉब्लम एक और। मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, ऐसे ही बनती जाएंगी। एक हेक्सागोन में कितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं पॉसिबल, 6, ठीक है, याद रखना है, इसमें कितनी ट्रायंगल्स पॉसिबल है, 6, वो भी क्या होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगी। अब क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ तो मैंने उसी पॉइंट पे वापस आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर मैं किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ तो उसी पॉइंट पे, ठीक है, वापस आने की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे पास कितने वेज हैं आगे जाने के, एक तो ये वे है, एक ये है, 2, 3, 4, 5, एक यहाँ पे भी होगी, इधर भी एक हेक्सागोन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे पास कितने वेज हैं जाने के, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक पॉइंट पे कितने वेज हैं मेरे पास, 6 वेज हैं, ठीक है। अब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे चली गई, सपोज यहाँ पे चली गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई, तो अब यहाँ पे आई, तो अब यहाँ पे देखते हैं मेरे पास कितने वेज हैं जाने के लिए। अब फिर आप देखोगे 6 वेज हैं मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के। तो सेकंड स्टेप पे भी मेरे पास कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। अगर यहाँ से मैं यहाँ जा रही हूँ, यहाँ गई, तो अब भी देखोगे मेरे पास कितने वेज हैं, यहाँ पे भी एक बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर देखोगे कितने पॉइंट्स हैं जाने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो थर्ड पॉइंट पे भी जाने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। ऐसे ही हम आगे आगे जाएंगे तो मेरे पास कितने वेज बनते जाएंगे, 6 वेज बनते जाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 6 पॉइंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या था कि मुझे 3 स्टेप्स के बाद वापस आना है ओरिजिनल पोजीशन पे, 3 स्टेप्स के बाद वापस आना है ओरिजिनल पोजीशन। अब 3 स्टेप्स के बाद मुझे वापस आना है
ओरिजिनल पोजीशन पे स्टेप्स कितने लेने हैं, 3 ही लेने हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे पास कितने वेज थे जाने के लिए, 6 वेज थे। बट अगर मैं यहाँ पे पहुँची, अगर मैं यहाँ पे पहुँची, अब ध्यान रखना है हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने के लिए। अब जा तो मैं यहाँ पे आ सकती हूँ या फिर मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ गई, सपोज मैं इस पाथ से जा रही हूँ तो यहाँ पहुँचूँगी। अगर मैं फिर यहाँ से वापस आ जाऊँगी तो पहुँच जाऊँगी ओरिजिनल पोजीशन पे। कितने स्टेप लेके, 1 2 3, तो 3 स्टेप्स लेके मैं वापस आ रही हूँ। तो ऐसा पाथ चूज़ करना है कि मैं ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाऊँ। और कितने स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में। तो यहाँ पे अगर मैं खड़ी थी, ठीक है, तो मेरे पास 2 ही वेज थे। अगर मैं यहाँ जाऊँ 3 स्टेप्स में तो मैं वापस नहीं आ सकती। तो यहाँ पे मेरे पास आने के लिए कितने वेज हैं, या तो मैं यहाँ जा सकती हूँ या फिर मैं यहाँ जा सकती हूँ। तो इस पॉइंट पे मेरे पास कितने वेज हैं, 2। फर्स्ट पॉइंट पे कितने वेज थे, 3 वेज थे। सेकेंड स्टेप के लिए कितने वेज हैं मेरे पास, 2 वेज हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आ गई सेकेंड स्टेप लेके तो मेरे पास एक ही वे है ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने का। तो कितने वेज हैं, 1 वे है। या फिर ये ना चूज़ करके मैंने ये चूज़ किया होता तो यहाँ पे आने के लिए, ओरिजिनल पोजीशन पे आना है तो कितने वेज हैं, एक ही वे है। ठीक है, तो मेरे पास फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। ये क्या है, सारे इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ, इसका किसी और के साथ तो कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो मेरे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी, फेवरेबल आउटकम्स 6 × 2 × 1, तो ये क्या हो जाएंगी, 12। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कैसे फाइंड करना है। अब फेवरेबल आउटकम्स तो पता चल गई, अब फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स स्टेप 3 ही लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के लिए कितने वेज थे, 6 वेज थे। यहाँ पे अगर मैं जा रही हूँ तो कितने वेज हैं मेरे पास, फेवरेबल की बात नहीं कर रही हूँ, टोटल कितने वेज हैं, यहाँ पे मैं 6 वेज में जा सकती हूँ। तो सेकंड स्टेप के लिए मैं 6 वेज में जा सकती हूँ। अगर मैं वहीं पे यहाँ पे आऊँ थर्ड स्टेप के लिए, ठीक है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप के लिए जाऊँ तो यहाँ पे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स देखूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 6 वेज। तो टोटल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी मेरे पास, तीनों की मल्टीप्लाई 6 × 6 × 6, तो कितनी आ जाएंगी, 216। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स 12 हैं और, ठीक है, 216। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हम कैसे फाइंड कर रहे हैं वेज। अब नेक्स्ट हम करते हैं, इसकी एक एग्जांपल आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल होता क्या है, इसकी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने क्या किया, 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया। तो अगर मैं 2 कॉइन्स को टॉस करती हूँ साइमल्टेनियसली तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। या तो दोनों पे हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल। यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, जब मैं 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रही हूँ। तो अब देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहती हूँ हेड आने के लिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहती हूँ हेड की, ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे एक हेड भी आ सकता है, 2 हेड्स भी आ सकते हैं, या फिर कोई भी हेड ना आए। ठीक है, यही है
यहाँ पे x है, ठीक है, x कोई वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अगर मैं एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँ, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे एक हेड आ रहा है जहाँ, या फिर यहाँ पे हेड आ रहा है तो 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4, तो 2/4 हो जाएगा। ऐसे ही 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 हेड यहाँ पे ही आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है 1/, टोटल कितनी है 4, या फिर 0 हेड आने की, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1, 2 या फिर 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है, ठीक है, जहाँ पे क्या है टेल टेल आ रहा है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 डिवाइडेड बाय कितनी है टोटल 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे x क्या मैंने माना कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो x क्या हो गया मेरा रैंडम वेरिएबल, तो मैं कोई भी इवेंट कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी इवेंट हो रहा है उसमें एक वेरिएबल उठा लूँ, कोई रैंडम वेरिएबल उठा लूँ, जैसे यहाँ पे उठाया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे क्या थी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी देख रही थी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल। अब इसमें ही 2 केसेस आते हैं, एक आता है डिस्क्रीट, एक आता है कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट केसेस ऐसे, ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, ठीक है, या फिर जो मेरे पास टोटल आउटकम्स हैं वो क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, यहाँ पे इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि डिस्क्रीट केस है। कंटिन्यूस केस जहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी, ठीक है, या फिर मैं बोल दूँ कि मेरे को नंबर चूज़ करना है इनफाइनाइट से, 1 से, नेचुरल नंबर से कोई भी नंबर चूज़ करना है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से कोई भी नंबर चूज़ करना है, तो नेचुरल नंबर्स क्या है 1 से इन्फाइनाइट तक हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस का केस हो जाएगा। तो हम 2 केस करेंगे, एक करेंगे डिस्क्रीट, एक करेंगे कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट केस के लिए मेरे पास, अब ये था जो हमने अभी एग्जांपल की, सिर्फ 2 कॉइन्स को टॉस कर रही थी, ठीक है, अगर मैं 2 कॉइन्स को टॉस कर रही थी तो उसकी जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ थी वो हम इजीली निकाल सकते थे कि 2 हेड आएंगे, या फिर एक हेड एक टेल, या फिर टेल हेड आएंगे, या फिर दोनों टेल आएंगे। बट अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 10 कॉइन्स हैं, उनको साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो आउटकम्स होंगी टोटल वो तो निकालनी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। ऐसे तो हम 3-4 पेज भर देंगे फिर भी नहीं निकलेंगी, ठीक है, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। उसके लिए एक हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको बोलते हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी पहले हम करते हैं कि अगर हम किसी का मीन निकालते हैं, ठीक है, अगर किसी का रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इससे पहले हम करते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं, अगर मैं डिस्क्रीट सिस्टम की बात कर रही हूँ तो मेरे पास x1, x2, x3 ये क्या है, सारे रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो उसके करॉस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 हो जाएगी, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ xn हो जाएगी। अब अगर मैं मीन निकालूं, ठीक है, मीन निकालूं डिस्क्रीट केस में, तो वो क्या हो जाएगा, मीन किसके इक्वल हो जाएगा, xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। मीन किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है।
ये याद रखना है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज क्या है, 1 होती है, कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो किसी का भी हम मीन ऐसे निकालते हैं, अगर मैं किसी का भी रूट मीन स्क्वायर निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, पहले हम स्क्वायर का मीन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का मीन कैसे निकालेंगे हम, सिर्फ चेंजेस क्या करने हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अगर x का निकाल रहे थे यहाँ पे x आ रहा था, अगर x स्क्वायर का निकालना है तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ xi डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब अगर मैं निकालना चाहूँ रूट मीन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, ये थी मेरे पास मीन स्क्वायर, ये क्या होगी मेरे पास, रूट मीन स्क्वायर एवरेज। अगर मैं निकालना चाहूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है मेरे पास डेल्टा एक्स, इसको हम अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। तो अनसर्टेनिटी किसके इक्वल हो जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर की, ठीक है, एवरेज माइनस एक्स की एवरेज का होल स्क्वायर। ध्यान रखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर की एवरेज है, यहाँ पे एक्स की एवरेज निकालने के बाद उसका स्क्वायर करना है। एक आती है और टर्म वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस किसके इक्वल होता है, यहाँ पे अंडर रूट को हटा के यहाँ पे मैं स्क्वायर डाल सकती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखनी है। ठीक है, एक्स की एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर एवरेज कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। अब हमने एवरेज निकाली है, ठीक है, तो हम एवरेज क्यों निकालते हैं, हम एवरेज निकालते हैं किसी का भी सम अप करने के लिए। ठीक है, अगर कोई जैसे ये है मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू की जिसके अराउंड सारी वैल्यूज़ मेरी आ रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर कुछ टर्म्स माइनस हों या फिर कुछ टर्म प्लस हों, जैसे ये है 0 1 2, मेरे पास ये आ गया, ठीक है, अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं वो क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एवरेज से मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, बट अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे टर्म्स प्लस हो जाएंगी, अगर प्लस हो जाएंगी तो उसकी एवरेज 0 नहीं आएंगी। ठीक है, तो हम रूट मीन स्क्वायर या फिर मीन स्क्वायर एवरेज इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता चल सके जब भी मेरे पास एवरेज 0 आएगी, ठीक है, तब मेरे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर काम आएगा। तो ऐसे ही पहले एवरेज निकाली गई थी, फिर जब एवरेज कई क्वेश्चन में 0 आ गई, ठीक है, तो वहाँ पे हम मीन स्क्वायर एवरेज निकालते हैं। तो ऐसे ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये था मेरे पास डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। कंटिन्यूस सिस्टम में क्या हो जाएगा, समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। समेशन को चेंज कर देना है किसमें, इंटीग्रेशन में। तो मैं यहीं पे चेंजेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी, साथ में dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समेशन हट के ये आ जाएगा इंटू dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। यहाँ पे भी क्या होगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो जब भी डिस्क्रीट सिस्टम होगा वहाँ पे समेशन आएगा, और जब भी कंटिन्यूस सिस्टम होगा वहाँ पे क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इसकी ही एक एग्जांपल है, नेक्स्ट मेरे पास एक गिवन है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो अगर एफ एक्स मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन गिवन है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 से 2 में लाई कर रही है तो k है, ऐसे ही 2 और 4 में लाई कर रही है तो 2k है, अगर 4 से 6 में लाई कर रही है तो यहाँ पे -kx + 6k है। तो हमें पहले तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, फिर हमें निकालनी है x की एवरेज वैल्यू। सेकेंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट k की वैल्यू निकालनी है, सेकेंड क्या है x की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो अगर k की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के, ठीक है, ये हमें पता है। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। यहाँ पे ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही तो है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी एफ पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे डिस्क्रीट केस है कि कंटिन्यूस केस है, यहाँ पे डिस्क्रीट केस है क्योंकि लिमिट्स गिवन है 0 से 2 तक या फिर 2 से 4 तक। तो टोटल लिमिट्स कितनी गिवन है, 0 से 6 तक, 0 से 6 तक। तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल है, 1 के। अब मैं इसको लिख सकती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, जब 0 से 2 है तो f की वैल्यू क्या गिवन है, k, प्लस जब 2 से 4 है तो यहाँ पे क्या है 2k, जब 4 से 6 है तो क्या गिवन है, -kx + 6k, -kx + 6k इंटू dx हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो जब इसे सॉल्व किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, k क्या है, का कांस्टेंट है, x की dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। जब लिमिट्स पुट करेंगे इक्वल टू 1 है तो 2 - 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2k कांस्टेंट है, यस 2k क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, x dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, फिर लिमिट्स पुट करेंगे 4 - 2 माइनस k। अब x की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² / 2, लिमिट्स पुट करेंगे 4 से 6 प्लस 6 के क्या है, कांस्टेंट है, x की इंटीग्रेशन करेंगे, dx की इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगी, लिमिट्स पुट करेंगे क्या होएगा, 6 - 4, यही बनेगा। तो 1 2k, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा 4k, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो -k/2, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 36 - 16, जब 6 पुट करेंगे तो 6 × 6 36, 4 × 4 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 यहाँ पे 2 आएगा तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 6k, माइनस ये क्या बनेगा मेरे पास 20 बन जाएगा, 20, 2 से 2 कैंसिल होके मेरे पास क्या बन जाएगा 10, प्लस ये क्या बन जाएगा 12k, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा -4k + 12, तो ये बन जाएगा 8k। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1/8। अब k की वैल्यू निकल गई। अब सेकेंड स्टेप क्या है मेरा, मीन निकालना। तो अगर आपको ऐसे किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई हो और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन हो तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। अब हम फाइंड करते हैं इसकी एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगी,
तो हम x की एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे भी k आ रहा है, अब हमने अभी निकाली है k की वैल्यू क्या है 1/8 है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद तो x की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 0 से लिमिट्स क्या है 0 से 6 तक, x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय क्या है 0 से 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमने टोटल प्रोबेबिलिटी को इक्वल टू 1 रख के k की वैल्यू निकाली है और k की वैल्यू पुट कर दी है। तो अगर हम इसका ठीक है इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी 1 के। तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट टर्म जब 0 से 2 है लिमिट्स, तो यहाँ पे 1/8 क्या है कांस्टेंट है, तो ये आउटसाइड आ जाएगा x dx, प्लस सेकेंड टर्म 1/4 भी कांस्टेंट है तो वो भी आउटसाइड आ जाएगा 2 से 4 तक x dx, माइनस ये वाली टर्म आएगी क्या आएगी -1/8। अब एक तो पहले से ही x है, एक यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट्स क्या है 4 से 6 तक, और प्लस 3/4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करते तो 1/8 x की इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगी, लिमिट्स 0 से 2 तक, प्लस 1/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा x²/2 2 से 4 तक, माइनस 1/8 x² की करेंगे क्या बनेगी x³ 4 से 6 तक, प्लस 3/4 क्या बन जाएगा x²/2 4 से 6 तक। तो ये क्या बन जाएगा, जब 2 को आउटसाइड लेते हैं तो 1/16 हो जाएगा। तो अपर लिमिट पुट करेंगे 4 बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, प्लस 2 को आउटसाइड लेंगे तो 1/8 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 16, माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे 16, लोअर लिमिट पुट करेंगे 4, माइनस 3 को आउटसाइड लेंगे तो -1/24 बन जाएगा। तो यहाँ पे 6³ करना है हमें, तो ये बन जाएगा 216, माइनस 4 करेंगे तो क्या बन जाएगा -64। यहाँ से 2 आउटसाइड लेंगे तो क्या बनेगा प्लस 3/8, यहाँ पे क्या बन जाएगा 36 माइनस 16। तो इसे सॉल्व करके आएगा, ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1/8 इंटू माइनस करेंगे 12 प्लस माइनस होगा 1/24, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे क्या बन जाएगा 152 प्लस 3/8 ये बन जाएगा 20। तो इसे सॉल्व करके आंसर आएगा मेरे पास 35/12। तो इसको सॉल्व करके आएगा आंसर 35/12। तो हम ऐसे x की मीन वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर x की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, या फिर अगर क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी हो तो आपको पता होना चाहिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल है 1 के। नेक्स्ट हम करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं
वो ज़्यादा हो जाएं, ठीक है। अगर तो 2 कॉइन्स हैं उसको तो आप इजीली उसकी सैम्पल स्पेस निकाल सकते हो। सैम्पल स्पेस मीन्स जो टोटल आउटकम्स आएंगी वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया है तो जो उसकी पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो निकालनी मुश्किल हो जाएंगी। तो उसके लिए हमने बनाया है, ठीक है, एक फॉर्मूला बनाया था, उसके कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कोई भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे कोई इवेंट हो रहा है ए, तो उसकी अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी एन सी आर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है। आर क्या है, कितनी टाइम्स जो मेरा इवेंट है वो अक्कर हो रहा है, ठीक है। अक्रेंस कितनी टाइम्स है वो क्या है, आर है। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यू क्या है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जैसे हमने कॉइन टॉस किया है, ठीक है, ये याद रखना है कि पी एंड क्यू कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल है इसकी कि अगर मैंने 10 कॉइन्स को टॉस किया, टॉस किए साइमल्टेनियसली, ठीक है, अगर 10 कॉइन्स को मैं टॉस कर रही हूँ साइमल्टेनियसली, तो जब मेरे पास एक कॉइन था, ठीक है, अगर मैं चाहे एक कॉइन की बात करूं चाहे 10 कॉइन की बात करूं, जो एक कॉइन में पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, वो होगा पी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास 1/2 हो जाएगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कि हेड आने की कि 3 टाइम्स हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 3 टाइम्स हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे सक्सेस क्या हो जाएगा मेरे पास हेड, और फेलियर क्या हो जाएगा मेरे पास टेल। तो ये हो जाएगा मेरे पास पी, ये हो जाएगा क्यू। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं पी एंड क्यू की वैल्यू। तो पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो याद रखना है कि हमें प्रोबेबिलिटी टोटल, यहाँ पे पी टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक ट्रायल में कितनी प्रोबेबिलिटी है वो आएगी, और ईच ट्रायल में जो ये प्रोबेबिलिटी रहेगी वो सेम रहेगी। यही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन है, ठीक है, कि एक इवेंट में, चाहे एक इवेंट की बात करो चाहे आप 10 इवेंट की बात करो, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी। जैसे इसमें अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, चाहे आप 10 कॉइन को टॉस करो। यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये याद रखना है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है। तो यहाँ पे पी एंड क्यू की तो वैल्यू पता चल गई। अब एन क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पे मैं क्या है, कितने कॉइन को टॉस कर रही हूँ 10, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 10। अब आर क्या है, मैंने बोला कि 3 कॉइन्स को 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है, 3 हेड आने की, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3। तो ये याद रखना है, ठीक है, कि आर की वैल्यू क्या लेनी है, कि मेरा जो इवेंट है वो कितने टाइम्स, अक्रेंस कितने टाइम्स है उस इवेंट की, तो वो क्या हो जाएगी मेरी आर। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, एन सी आर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। नेक्स्ट है मेरे पास, इसका ही एक लिमिटिंग केस है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक लिमिटिंग केस है। इसमें क्या है कि जो n की वैल्यू है वो लार्ज हो जाए, ठीक है, इन्फानाइट तो नहीं बोल सकते, लार्ज हो जाए, तो एंड p की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए। कंडीशन है मेरे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन की कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसे कन्वर्ट होगी, उसकी कंडीशन क्या है, n लार्ज होना चाहिए और p की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 10 ले रही थी, ठीक है,
n की वैल्यू 10 रह रही थी, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा मीन्स ऐसे इसमें n की वैल्यू 2000 आ जाए, ठीक है। तो डिफरेंस याद रखना है, यहाँ पे n की वैल्यू 10 आएगी, यहाँ पे क्या आएगी 2000 आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं देख रही थी 1/2 आ रही थी जब मैं कॉइन को टॉस कर रही थी, प्रोबेबिलिटी मीन्स 0.5 थी। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। स्मॉल का मतलब अगर p की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ऐसी आ जाए, ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल ली है, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 0 के नियर अबाउट आए, उसको बोलेंगे हम p स्मॉल। तो इसकी कंडीशन क्या है, n स्मॉल होनी चाहिए और p की वैल्यू n की वैल्यू लार्ज आनी चाहिए और p की वैल्यू क्या है, स्मॉल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या है। इसमें हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, कोई इवेंट r टाइम्स उसकी अक्रेंस हो रही है तो NP यहाँ पे हो जाएगा e⁻⁻NP NP⁻r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर n की वैल्यू लार्ज है और p की वैल्यू स्मॉल है तो जब भी n और p मल्टीप्लाई होंगे एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी, फाइनाइट नंबर आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं e⁻⁻NP NP⁻r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी ठीक है, r याद रखना है कि कितने टाइम्स जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ऐसे हम इसमें निकालते हैं। यहाँ पे p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ये मेरे पास दोनों थी, वो क्या थी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज। अब आती है मेरे पास कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी। इसमें ही एक पॉइंट रह गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी हम किसी का भी मीन निकालेंगे, जब भी हम मीन निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, NP के। जब भी हम वेरिएंस निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, NP Q के। X क्या हो जाएगा मेरे पास, NP Q का अंडर। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होगा x का, वो किसके इक्वल होगा, n इंटू p। n क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q क्या है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम किसी की भी मीन को सीधे ही बोल सकते हैं क्या होगी, n इंटू पी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और वेरिएंस, ये क्या है, वेरिएंस है, वेरिएंस क्या हो जाएगा, NP⁻Q। और ये क्या है मेरे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये चेंज हो जाएंगे, x की एवरेज वैल्यू तो सेम ही रहेगी NP, और जो डेल्टा x मीन्स की जो वेरिएंस है वो किसके इक्वल आएगा, वो भी NP के इक्वल आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन भी किसके इक्वल आ जाएगी, NP रूट के। तो ये याद रखना है, ठीक है। बाइनोमियल में यहाँ पे NP⁻Q आ रहा है और जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे क्या आ रहा है, NP। तो ये टर्म्स याद रखनी है। इसमें ही एक नेक्स्ट टॉपिक है रैंडम वॉक, जो कि हम स्टैट में कर चुके हैं।
नेक्स्ट आता है मेरे पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ये क्या है, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें हम किसी की भी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e रेस टू पावर माइनस x माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और म्यू क्या है मेरे पास, मीन वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू है ये, और सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, वेरिएंस। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में हम किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ऐसे, ठीक है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल में माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। म्यू क्या है यहाँ पे, मीन है या फिर एवरेज वैल्यू है, सिग्मा स्क्वायर क्या है यहाँ पे, वेरिएंस है। इसमें जो मेरे पास कर्व बनेगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ऐसे बनती है, यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या है, x है। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं x इक्वल्स टू म्यू कर दूँ, x को इक्वल्स टू म्यू के कर दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, e रेस टू पावर 0 क्या बन जाएगा 1। तो ये क्या आएगी मेरे पास, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी, ये कितनी आएगी वैल्यू इसकी, p0, ये आएगी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। तो जब x की वैल्यू म्यू होगी, ठीक है, x किसके इक्वल हो जाए, उसके ही एवरेज वैल्यू के, तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी। याद रखना है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अबाउट ओरिजिन। नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू देखूँ, ये मेरे पास जो इतना पोर्शन है ये क्या है, अनसर्टेनिटी है, सिग्मा, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो ये पोर्शन मेरा क्या है, अनसर्टेनिटी, जो भी मेरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है, कितनी एरर आ रही है, उसको बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस म्यू, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस म्यू। तो एक 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं नेट में। एक पॉइंट और, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है px dx, यही होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करना चाहूँ, ये इंटीग्रेशन क्या है, p क्या है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, इस कर्व का जो एरिया है, क्योंकि ये जो ग्राफ बना है px प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और x में बना है, तो जो इस कर्व के अंडर एरिया होगा वो ही इसकी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एरिया अंडर दी कर्व। तो ये याद रखना है कि लिमिट्स px इंटू dx ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया अंडर दी कर्व। एक 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू टू इसमें लाई कर रही है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 0.683 होगी इसकी वैल्यू। अगर p हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, x से लाई कर रहा है, x माइनस, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे म्यू सिग्मा होगा, यहाँ पे भी सिग्मा आएगा, यहाँ पे म्यू माइनस सिग्मा आएगा, यहाँ पे भी म्यू माइनस सिग्मा आएगा, यहाँ पे भी
तो जब भी x म्यू माइनस सिग्मा या फिर म्यू प्लस सिग्मा में लाई कर रहा हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की 0.683। अगर मेरे पास x लाई कर रहा हो म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा में तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.954। और अगर मेरी x लाई कर रही हो म्यू माइनस 3 सिग्मा या फिर म्यू प्लस 3 सिग्मा में तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.995। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, इस पर सीधे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि जो ये प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे लिमिट्स मैंने तो माइनस इन्फानाइट टू प्लस a टू b भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगी मेरे पास, एरिया अंडर दी कर्व। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ याद रखनी है। जब x म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा में लाई कर रही हो तो इसकी वैल्यू 0.683 आ जाएगी, ठीक है। या फिर अगर परसेंटेज में देखो तो 68.3% आ जाएगी, यहाँ पे 95.4% आ जाएगी और यहाँ पे 99.5% आ जाएगी। तो ये वैल्यूज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आता है मेरे पास, ये थी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आती है मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिटिंग केस है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का कि अगर इसमें मेरे पास इसमें क्या है, अगर म्यू की वैल्यू 0 हो जाए, अगर मेरे पास जो मीन है वो 0 आ जाए, तब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए ऑलवेज म्यू की वैल्यू 0 रहती है, मीन्स मीन क्या है, 0 रहता है। और p ऑफ x क्या हो जाएगा, 1/√2 पाई सिग्मा, यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻² x² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये भी क्या है, एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये याद रखने हैं, ठीक है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट हो जाती है जब उसकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, आपको इनके रिजल्ट्स पता होने चाहिए। थैंक यू।